defined Ohm's law and your derived expression for Ohm's law, that is V is equal to IR. Then on the basis of that, we have got an expression that is R is equal to V upon I. And of course, we have defined 1 ohm. That is, if 1 volt potential difference applied across the conductor produces a current of 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. So we have represented Ohm's law in graphically, right? So what will be the slope? All these things you have discussed, right, बच्चा? You have discussed up to this point. बराबर है, इधर तक डिस्कस किया था हम लोग ने. एंड ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस भी मैंने दिया था एमसीक्यूज, तो पहला डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, approximately how many milliamperes of current flow through a current circuit with a 40 volt source. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 में वोल्टेज जो अप्लाइड है वो 40 वोल्ट है, तो V का वैल्यू 40 वोल्ट लिख रहा हूं मैं. सो V is equal to 40 volt and source with the 6.8 kilo ohm of resistance. बच्चा रेसिस्टेंस 6.8 किलो ओम है. ऑब्वियसली किलो मतलब आपको पता है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, वैसा भी किलो ओम मतलब 1000 ही होगा. सो यू कैन राइट 6.8 into 10 raised to 3 ohm, and obviously 10 raised to 3 1000 ही होता है, right? So you have to find the value of current. So simple है. तो जब हमको पता है V is equal to IR है, तो ऑब्वियसली I तो V upon R हो. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज I is equal to V upon R. बट ये जो I है ना बच्चा, आपको एम्पियर में नहीं चाहिए, आपको मिली एम्पियर में चाहिए, right? That you have to keep it in mind. So I mean you have to find the value of current in milliampere, right? So we'll put the value. So when it comes to I is equal to V is 40 upon 6.8 into 10 raised to 3. Obviously 10 raised to 3 ऊपर गया तो हम लोग को 10 raised to -3 मिल जाएगा. एंड 40 को 6.8 से डिवाइड किया तो रफली आपको 5.5 और 6 का बीच में आंसर आ जाए, राइट? क्योंकि सपोज मैंने 6.8 को 7 भी लिया तो ऑब्वियसली 7 5 45 होता है. सो अल्टीमेटली वो 40 45 से कम है, तो मतलब आंसर यूजुअली क्या होगा, 5 और 6 का बीच में होना चाहिए. सो इट इज अराउंड 5.88 है, आपने प्रॉपरली डिवाइड किया है. तो आंसर जब देखेंगे ऑप्शंस 27.2 है, 59.59 है एंड 5.9 एंड 590. तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन में इसको मैं 5.9 into 10 raised to -3 एम्पियर ले सकता. बस तकलीफ क्या है, आपको एम्पियर में नहीं चाहिए, मिली एम्पियर में चाहिए. तो आपको पता है 1 मिली एम्पियर इज 10 raised to -3 एम्पियर, मतलब मिली मतलब 10 raised to -3 है, तो ये पूरा टर्म मिली एम्पियर हो जाएगा. तो ये होगा 5.9 मिली एम्पियर. सो इसके हिसाब से ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. So it is going to be option C. You can just check it. तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. अच्छा, सबको समझ में आया? यस सर. तो ये आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का. एंड सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो आपको सबको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चा? ओम्स लॉ ये बोलता है V is directly proportional to I. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं V is directly proportional to I और I is directly proportional to V. यही तो ओम्स लॉ बोलता है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है V is inversely proportional to I, जो गलत है. सेकेंड ऑप्शन V is directly proportional to I, ये राइट है. ऑप्शन सी V is directly proportional to R,
V और R का बीच में कनेक्शन ही नहीं है। एंड D, V is independent of I. V is independent of I. What about this बच्चा? So actually option B, V is independent of I. Obviously वोल्टेज करंट के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहता है, बट करंट डेफिनेटली वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसे देखेंगे तो ऑप्शन डी भी राइट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। राइट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। राइट, तो बट जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है एंड करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ रहा है। राइट, या वी बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली वी कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इट इज वन एंड द सेम। सो इसके लिए ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि करंट ऑब्वियसली वी के ऊपर डिपेंड रहेगा। राइट, एज वेल एज वी करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि मोर करंट है तो वी भी ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शंस होगा ऑब्वियसली बी। तो ऑप्शन बी जो परफेक्ट है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. I hope it is very clear. बच्चा बराबर है, क्लियर है? सेकेंड वन, ओके। थर्ड वन पे जाते हैं। ऑब्वियसली थर्ड वन और फर्स्ट वन ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम है, खाली वैल्यूज को चेंज किया गया है बस। तो आई विल जस्ट चेंज द वैल्यू, बाकी सब तो सेम ही है। चलो मैं पढ़ लेता हूं। हाउ मच करंट पासिंग थ्रू 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम है, तो मैंने बताया कि 10 किलो 1000 होता है, दैट इज 10⁻³ ओम। 10 किलो ओम रेसिस्टर that will produce voltage of 8 volt across it. तो वोल्टेज 8 वोल्ट है। तो अगेन आपको करंट फाइंड आउट करना है, बट इधर करंट आपको एम्पियर में ही चाहिए। सो वी वांट करंट इन एम्पियर। तो पहला ऑप्शंस देख लो बच्चा। राइट, ऑप्शन क्या है? एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है, एम्पियर में है और एम्पियर में। इसका मतलब इन केस एम्पियर का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो मिली एम्पियर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। राइट, बट फाइंड आउट करने का पहला फाइंड आउट करते हैं एम्पियर में लिखेंगे। सो एनीवे आई इज इक्वल टू वोल्टेज इज 8, रेसिस्टेंस इज 10 into 10⁻³ सॉरी +3, 10⁻3। तो आई ये +3 वाला 10⁻3 ऊपर गए तो -3 हो जाएगा। देन 8/10 तो 0.8 होता है, जो आपको पता ही है। राइट, एम्पियर। तो अभी ऑप्शन 0.8 into 10⁻³ एम्पियर तो नहीं दिख रहा है। राइट, तो इसके लिए आपको क्या करना बचे? -3 जो है, 3 शिफ्ट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो 3 शिफ्टिंग करेंगे तो 0.0008 होगा। पॉइंट ऑब्वियसली इधर था। राइट, इधर था पॉइंट, इधर। तो 3 शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली वो इधर आ जाएगा। सो इट इज लाइक 0.0008 एम्पियर। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो है। राइट, तो इट इज ऑप्शन ए। एंड आप बोलते सर मिली एम्पियर में कितना होगा? ऑब्वियसली मिली एम्पियर में 0.8 मिली एम्पियर होगा। ब्लर आ रहा है, एक मिनट, ब्लर आ रहा है। यस यस, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखो बच्चा अभी दिख रहा है? यस सर। अभी क्लियर है सर। हाँ बच्चा देखो, एक तो आंसर आना चाहिए आपका
0.0008 एम्पियर, मिली एम्पियर में आएगा 0.8 मिली एम्पियर। तो ऑब्वियसली 0.8 मिली एम्पियर तो मैच नहीं हो रहा है, तो मैच हो रहा है 0.0008 एम्पियर। पॉइंट के बाद 3 जीरो, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा। आई रिपीट, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ थोड़ा डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है बच्चे देखो, इफ यू विश टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन अ रेसिस्टर फ्रॉम 120 मिली एम्पियर टू 160 मिली एम्पियर, मतलब पहला करंट था उसमें 120 मिली एम्पियर और उसको आपको 160 मिली एम्पियर करवाना है। तो फर्स्ट करंट जो है 120 मिली एम्पियर था, अभी जो करंट है दैट इज 160 मिली एम्पियर। So why there is some issue with the magnification? Just a second, but I think थोड़ा blur हो रहा है बहुत। Fine. So it is 120 milliampere and 160 milliampere है, तो करंट तो दिया ही है। एंड इसके लिए जो वोल्टेज लग रहा है इसके लिए दैट इज V1 is equal to 24 volt. So it is clearly given in the question. By changing the 24 volt source, मतलब पहला 24 volt है, देन आपको कितना न्यू वोल्टेज सेट करना है वो फाइंड आउट करना है। व्हाट शुड बी द न्यू वोल्टेज सेटिंग बी? तो 24 वोल्ट पे यू कटिंग 120 मिली एम्पियर। नाउ वी हैव टू फाइंड V2, वोल्टेज V2, जिसके लिए हम लोग को वोल्टेज आई मीन करंट 160 मिली एम्पियर आएगा, राइट? अभी ओम्स लॉ में आपको पता ही है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, राइट? सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो आप V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस जो सिस्टम का सेम तो नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब V इज इक्वल टू IR भी लिखा तो रेशियो निकालेगा तो V अपॉन V2, V1 V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। R क्या होगा बच्चा, दोनों टाइम सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली अभी हम लोग को V2 चाहिए, तो V2 इज इक्वल टू V1, इसको मैंने इधर लेके आया तो विल हैव I2 अपॉन I1। सो V2 का वैल्यू तो 24 है, I2 इज 160 मिली एम्पियर, तो ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज लाइक 160 अपॉन 120 है। तो ऑब्वियसली ये होगा 3 ये होगा 4, राइट? सो 24 अपॉन 3 इज 8 into 4, दैट इज 32 वोल्ट। सो आपका वोल्टेज 24 से 32 वोल्ट हुआ, तो करंट 120 टू 160 मिली एम्पियर होगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर बच्चा। यस सर। ठीक है। सो लास्ट वाला क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, सो रेसिस्टेंस तो V अपॉन I है, तो यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, नहीं तो ओम होगा। इट इज वोल्ट पर एम्पियर ओम। फर्स्ट ऑप्शन एम्पियर है, ओ नहीं है। ऑप्शन बी ओम है, वो पॉसिबल है, हो सकता है। एंड ऑप्शन सी वोल्ट पर एम्पियर है, वो भी हो सकता है। तो आंसर रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। आंसर रहेगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, राइट? अच्छा, सबको समझ में आया? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। सो वी विल मूव फर्दर। So I hope all 5 questions are very clear.
सो अभी बच्चा देखो, जब हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस किया, सो डेफिनेटली हम लोग ने ग्राफ का भी बात कर लिया, ग्राफ भी देखा हम लोग ने। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चा रेसिस्टेंस। तो हमको एग्जैक्टली फाइंड करना है रेसिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, या रेसिस्टेंस क्यों आता है, राइट? क्या बोलते हैं उसको, कॉज क्या है उसका, ओरिजिन क्या है, आप जो भी बोल सकते हैं, राइट? तो इन सिंपल वर्ड्स तो मैं यही बोल सकता हूं कि रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू V अपॉन IA। तो इसका SI यूनिट ऑब्वियसली होता है ओम, राइट, या ओमेगा। अभी डेफिनेशन किसने पूछा कि रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करना है, तो ऑब्वियसली कोई भी बोल देगा कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ऑब्वियसली वी आ गया, टू करंट flowing through it is called resistance, राइट? मतलब V अपॉन I का वैल्यू ऑब्वियसली आपको रेसिस्टेंस देगा, बराबर है ना बच्चा? अभी मैं पूछूंगा कि इसका ओरिजिन क्या है, रीजन क्या है, तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस बच्चा? मैं बोलूंगा ओरिजिन या कॉज या रीजन, राइट? तो कोई बता सकता है मेरे को क्यों रेसिस्टेंस ओरिजिन होता है, या व्हाट इज द रीजन ऑफ रेसिस्टेंस? मतलब हम लोग को पता है कि रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है, बट कैसे अपोज करता है, क्यों अपोज करता है, एक क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्वियसली हमको रीजन पता रहना चाहिए, राइट? मुझे याद करो आप, देखो, सो सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, सो ऑब्वियस है कंडक्टर का अंदर वी आर गोइंग टू हैव मेनी नंबर ऑफ एटम्स। चलो मैंने डॉट, रेड डॉट एटम्स है, आप बोलो एटम्स बोलो या आयोन्स बोलो, इट्स अप टू यू, राइट? अरे हर एक एटम का ऑब्वियसली क्या होगा बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो मैं ब्लैक डॉट में कर रहा हूं, सो ये जो ब्लैक डॉट्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जब मैं इसका अक्रॉस इनिशियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रैंडम डायरेक्शन में जाता है, नेट वेलोसिटी 0 है, तो नेट वेलोसिटी 0 है तो करंट भी नहीं बनेगा, देयर इज नो करंट, देयर इज बिकॉज दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। सो इसका अक्रॉस अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सेल कनेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली सेल का पास दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, सो अल्टीमेटली इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इधर नेगेटिव। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से रिपल होके पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, सो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू करेगा, राइट? सो जब वो मूव होगा तो ऑब्वियसली ये जो मेरा एटम्स है, आपको पता रहेगा ये एटम्स वाइब्रेट होते रहेगा, बराबर है ना? एटम्स वाइब्रेट होता है तो दिस विल बी मूविंग, तो ये मूव होते रहेगा, राइट? तो ये जो एटम्स है, डोंट यू थिंक दे आर वाइब्रेटिंग बच्चे? अभी एटम्स वाइब्रेट हो रहा है, अभी आप बोलेंगे सर क्यों वाइब्रेट हो रहा है, तो बच्चा ने देखो, मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था मैंने बोला था कि एटम्स जब हम लोग किधर भी रखेंगे वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से, दैट इज थर्मल एनर्जी। पहला उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यूज करता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आता है, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, नहीं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद एनर्जी जो बचता है, ऑफ कोर्स उसको यूज करने वाला कौन है, एटम है। तो एटम क्या करेगा, वो एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, तो उसको हम लोग थर्मल वाइब्रेशन बोलते हैं, राइट? थर्मल वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन। किसी सब्सटेंस को हम लोग ने हीट किया तो सब्सटेंस एक्सपांड होता है, इसके लिए एक्सपांड होता है क्योंकि उसका अंदर जो एटम्स है वाइब्रेट करना शुरू करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है, तो अल्टीमेटली सब्सटेंस एक्सपांड होगा। जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जब एटम्स वाइब्रेट होगा तो दे विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड हुआ तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं जा पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन cannot move fast from negative to positive. So you can imagine if electron moves without collision, it will move fast, it will reach fast. But electron moves with collision, obviously there will be opposition. बच्चा, you agree with me? Yes. तो इसका मतलब origin, cause, reason क्या है बच्चा? The collision between obviously free electrons and atoms. Free electrons and atoms. Atoms का बदले में आप ions भी बोल सकते हैं, क्योंकि atom is losing electron, तो वो ions भी obviously positive ion रहेगा। बच्चा समझा? तो कोई पूछा आपको what is the origin of resistance, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा? The collision between free electrons and atoms. So I repeat, the reason for resistance, reason for opposition is nothing but it is due to collision between atoms. Better due to लिखना चाहिए, due to collision between free electrons and atoms. बच्चा क्लियर है? इधर तक समझ में आया? बच्चा इधर तक समझा? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, बच्चा अभी Yes, हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो एटम ओपोज करता है बेसिकली, राइट? बट आपको सबको पता है एटम कंडक्टर का है, तो इट इज लाइक एटम ओपोज कर रहा है, इट इज लाइक कंडक्टर ओपोज कर रहा है, राइट? एंड किसको ओपोज कर रहे हैं? करंट को ओपोज कर रहे हैं, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस करंट। इफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओपोज, इट मींस करंट को ओपोज करना जैसा है, राइट? बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो एटम का कोलिजन का वजह से, कोलिजन एटम और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का वजह से अल्टीमेटली करंट कम होता है, राइट? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओपोज करने का बदले में हम लोग मोशन ऑफ करंट बोलेंगे, ठीक है? या फ्लो ऑफ करंट बोलेंगे। अभी ओपोज कौन कर रहा है? एटम। बट एटम को क्रेडिट नहीं देंगे हम लोग, कंडक्टर को देंगे, बिकॉज एटम कंडक्टर का है, राइट? So I will put in this way, the measure of opposition. तो obviously जब मैं बोलता हूं measure of opposition, मतलब कुछ क्वांटिटी का बात कर रहा हूं, right? So the measure of opposition means some quantity, right? given by the conductor. बच्चा मैंने जैसा बोला कि ओपोज एटम कर रहा है, बट वो एटम कंडक्टर का है, तो हम लोग क्रेडिट कंडक्टर को देंगे। सो द मेजर ऑफ ऑपोजिशन गिवन बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ओपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हम लोग करंट लिखेंगे, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस करंट हियर। सो द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब डेफिनेशन ये भी राइट है, ऑफ कोर्स ए भी राइट है, तो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अदरवाइज यू कैन आल्सो डिफाइन इट एज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन गिवन बाय द कंडक्टर। सो इट गिव्स मोर क्लैरिटी, क्योंकि रेसिस्टेंस कंडक्टर का है, टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो आई होप इधर तक तो सबको समझ में आया, राइट? बच्चा बराबर है? सबको समझ में आया? नोट नंबर 1। yes, sir. अभी बच्चा देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हाँ, sir. रेसिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ना, रेसिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो बताओ, ये जो रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या बच्चा? विल इट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट? देखो बच्चा, वोल्टेज किसको ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा? हमारे ऊपर, राइट? क्योंकि हम लोग अपने अप्लाई करने वाले हैं। एंड रेसिस्टेंस ऑब्वियसली डिपेंड रहता है कंडक्टर के ऊपर, राइट? तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस मिलके डिसाइड करता है करंट, राइट? तो इसका मतलब
ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूं, वोल्टेज विल डिसाइड करंट, नंबर वन, रेसिस्टेंस विल डिसाइड करंट, मतलब करंट विल डिपेंड ऑन वोल्टेज एज वेल एज रेसिस्टेंस, आई होप यू गेटिंग। बट रेसिस्टेंस जो है ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, क्योंकि ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम, 2 वोल्ट 2 एम्पियर 1 ओम, 3 वोल्ट 3 एम्पियर 1 ओम। तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, बट रेसिस्टेंस क्या रहेगा बच्चा? सेम, क्योंकि आपने मटेरियल जो है कंडक्टर को सेम रखा है, तो उसका रेसिस्टेंस भी सेम रहेगा। बराबर है Yes. अच्छा, बराबर बराबर है ना? तो क्या कैन आई राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस is independent of voltage and current। वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इट्स अप टू यू, करेक्ट। बट याद रखना बच्चा, करंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, बट रेसिस्टेंस विल नॉट डिपेंड ऑन करंट। तो क्वेश्चन सवाल उठता है कि तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? देन ऑब्वियसली रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, अभी बोलेंगे सर फिजिकल स्टेट क्या है, तो मैं बोलूंगा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो डायमेंशन होता है, देन होता है मटेरियल, देन होता है टेम्परेचर। तो मतलब वो लेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेगा, एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? बच्चा समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
सर हो गया ओके, बच्चा फिनिश्ड? Yes, sir. ओके, बच्चा सबका हो गया, सबका? एवरीबडी फिनिश्ड? सर 2 मिनट। ओके, फाइन। सो आई होप इट इज डन। सो मैं बच्चा रब कर रहा हूं। तो कंडक्टर ओपोज तो करता है करंट को, फिर भी करंट फ्लो होता है, इसका मतलब कंडक्टर सपोर्ट भी करता होगा, राइट? पूरा ओपोज करता है तो करंट क्यों जाता था, इसका मतलब कंडक्टर सपोर्ट भी करता है, राइट? तो जितना क्वांटिटी वो सपोर्ट करता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। सो द नेक्स्ट वन इट इज कंडक्टेंस, राइट? इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं और जी भी लिख सकते हैं। एक तो के लिखो, नहीं तो कैपिटल जी लिखो, इट्स अप टू यू, राइट? अभी इतना तो पक्का है, ओपोजिशन ज्यादा है तो सपोर्ट कम है, ओपोजिशन कम है तो सपोर्ट ज्यादा है, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, एक ज्यादा है तो दूसरा कम है। सो राइट, सो कंडक्टेंस इज reciprocal of resistance। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज reciprocal of resistance, राइट? इसका मतलब सपोज मैंने के को रेफरेंस लिया तो के को मैं ऑब्वियसली 1/r लिख सकता हूँ। रिसिप्रोकल मतलब ऑब्वियसली इफ a इज रिसिप्रोकल ऑफ b है, देन ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 1/b होगा, राइट? इसका मतलब r ज्यादा है तो k कम है, r कम है तो k ज्यादा। So it is like that. So this will be the expression for k. So but हम लोग को पता है कि r जो है obviously v upon I है, तो r का बदले में सपोज मैंने v upon I लिखा तो ऑब्वियसली 1/v/I, तो आप समझ सकते हो कि I ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम I/v, ऑब्वियसली इट विल बिकम I/v, राइट? सो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक 1/r नहीं तो I/v। सो फॉर्मूला तो मिल गया, सो विल राइट द SI यूनिट, तो SI यूनिट लिखेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू SI यूनिट, ऑब्वियसली एक तो यूनिट लिख सकते हैं, करंट है तो एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट, तो एक यूनिट होगा एम्पियर पर वोल्ट। नेक्स्ट जो यूनिट है ऑब्वियसली इट इज 1/r है, तो 1/r है तो ऑब्वियसली आप इसको 1/ओम लिख सकते हैं, नहीं तो 1/ओमेगा लिख सकते हैं, राइट? So since it is 1/ohm, I can write it as ohm inverse. This is also ohm raised to -1, right? बच्चा अभी क्या किया है उन्होंने, बच्चा ये जो मैं कर रहा हूं वो लॉजिकली राइट है, क्योंकि OHM इनवर्स है तो उल्टा कर सकते हैं, ओम है तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंस इट इज इनवर्स तो OHM को उल्टा कर दिया उन्होंने, उल्टा किया तो MH होगा, MHO, तो इसको भी उल्टा कर दिया तो इसका सिंबल होगा ऐसा उल्टा, रिवर्स ऑफ दिस, राइट? बट ये जो मैंने किया है मैथमेटिकली ये तो राइट नहीं हो सकता क्योंकि 25 raised to -1, कैन आई राइट इट एज 52 बच्चा? नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। तो लॉजिकली ऑब्वियसली एसआई यूनिट के लिए उन्होंने लॉजिकली कर दिया, OHM इनवर्स है तो उल्टा कर दिया, राइट? बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो Yes, 1/ओम Yes. को उन्होंने मो लिख दिया है, राइट? बच्चा आप गलती से भी मैथ्स में ऐसा सब करने को मत जाओ क्योंकि वो लॉजिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। सो इसका यूनिट होगा मो, डिनोट करेंगे ओमेगा, इन्वर्टेड ओमेगा से, इन्वर्टेड ओमेगा, उल्टा ओमेगा, लाइक दिस, राइट?
देन और एक यूनिट है, क्योंकि मो को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस, तो सीमेंस को हम लोग डिनोट करेंगे एस से। तो इसका यूनिट 3 है, एक एम्पियर पर वोल्ट है, मो है जिसको इन्वर्टेड ओमेगा से डिनोट करेंगे, देन सीमेंस है जिसको डिनोट करेंगे एस से, दैट इज कैपिटल एस, राइट। तो आई होप आपको एस का यूनिट मो कैसा आया वो समझ में आया होगा। अभी डेफिनेशन का पार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे आई अपॉन वी से क्योंकि इधर से तो डिफाइन कर ही दिया है हम लोग। सो द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग टू potential difference applied across it is called conductance, is called conductance, right। अभी ऑब्वियसली इसका भी क्या है बच्चा, देखो करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजह से। ऑपोजिशन इट इज बिकॉज ऑफ एटम, एटम कोलाइड करता है, बट जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चा, कंडक्टर का है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, हम लोग कंडक्टर का देंगे, क्योंकि एटम जैसा कंडक्टर का है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम का है, एटम कंडक्टर्स का है, अल्टीमेटली क्रेडिट शुड गो टू द कंडक्टर, राइट। सो इट विल बी डिफाइंड इन दिस वे, द मेजर ऑफ सपोर्ट, जैसा ओपोजिशन लिखा था हम लोग ने, नाउ इट इज गोइंग टू बी सपोर्ट गिवन बाय द कंडक्टर। तो इधर भी पता चलता है कि कंडक्टर ही सब कुछ है। टू द फ्लो ऑफ करंट is called conductance, is called conductance. Now note, बच्चा conductance will it depend on voltage and current? बच्चा आंसर करो, conductance voltage और current के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या? बच्चा conductance will it depend on potential difference and current? Obviously no, क्योंकि it is reciprocal of resistance. Resistance का जो प्रॉपर्टी है वही K का होना चाहिए, क्योंकि it belongs to what? It is given by the conductor. So conductance is independent of potential difference and current। बच्चा ऑब्वियस है ना कि देखो वो वोल्टेज 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, तो ये 1 ओम है, तो कंडक्टेंस इसका 1 मो होगा। आई होप यू गेटिंग। एंड इधर 1 वोल्ट है, सॉरी 2 वोल्ट है, इधर 2 एम्पियर है, राइट। तो इधर रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चा, 1 ओम हो रहेगा। तो रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी क्या होगा, 1 मो होगा, राइट। तो आप इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। आई होप यू गेटिंग। तो आर कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट होगा। बच्चे यू एग्री विद दिस? बच्चा समझ में आया सबको? बच्चा आंसर करना पड़ेगा आपको। बच्चा इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके। सो अभी किसको ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा, सेम स्टोरी, डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। अभी बोलेंगे आप फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर क्या है बच्चा, डायमेंशन जो लेंथ एंड एरिया है, देन मटेरियल है, देन टेम्परेचर। तो कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, यू कैन कंप्लीट दिस।
पता नहीं है। ओके बच्चा फिनिश। So I hope it is done. Yes. Okay, fine. So obviously वोल्टेज और करंट पता है तो हम लोग डेफिनेटली कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इतना ही फर्क होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब आप ओम्स लॉ को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक सपोज आपने वाई एक्सिस में वोल्टेज लिया, एक्स एक्सिस में करंट लिया, राइट? तो रिवर्स किया, इधर वोल्टेज एंड इधर करंट। तो मैंने बोला था कि कौन सा भी कंडक्टर के लिए ग्राफ तो मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे करता है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा लाइक दिस। वो तो मैंने आपको बताया, फ्लैट इधर हो सकता है इधर हो सकता है बट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन इफ इट इज ए कंडक्टर। सही है। ओके तो सपोज ए एंगल थीटा है तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट? ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है ये जो ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप जिसको हम लोग m बोलते हैं, विच इज y अपॉन x होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इधर भी वही होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू y अपॉन x दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ऑब्वियसली कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट अभी फर्क क्या रहेगा बच्चे, देखो। सो अभी मैंने इधर स्लोप लिखा तो ये तो y अपॉन x है, इधर y एक्सिस में v है एंड x एक्सिस में i है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको देखो y का बदले में मैंने लिख दिया है v, x का बदले मैंने लिख दिया i एंड ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, राइट? तो ये जो स्लोप है ऑब्वियसली जो v अपॉन i देता है तो हमको पता है कि r होता है। मतलब जब ग्राफ v अगेंस्ट i है, बच्चे ध्यान से सुनो, जब ग्राफ v अगेंस्ट i है, इफ इट इज v पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट या वर्सेस i है, तो जो स्लोप रहेगा बच्चा, स्लोप वो आपको रेसिस्टेंस देगा। बच्चा मानते हो बच्चा? जो स्लोप रहेगा वो आपको रेसिस्टेंस देगा क्योंकि r इज इक्वल टू v अपॉन i होता है। आई होप यू गेटिंग, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा होगा। बराबर है? Yes. सपोज ग्राफ i अगेंस्ट v होगा तो ये साइड वाला, तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा बच्चा, m इज इक्वल टू व्हाट इज y एक्सिस में क्या बच्चा i है, ऑफ कोर्स इधर v है तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा है। बट डोंट यू थिंक बच्चा i अपॉन v k होता है, k मतलब सपोज ग्राफ i अगेंस्ट v है तो आपको स्लोप क्या देगा बच्चा, k देगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट बच्चा? बराबर है? तो रेसिस्टेंस कॉट थीटा होएगा दूसरे केस में। क्यों बच्चा बताओ? सर पहला ये v अपॉन tan थीटा, तो नहीं नहीं दूसरा नहीं, के का वैल्यू tan थीटा आएगा बोल रहे हो कि r का वैल्यू tan cot थीटा आएगा? सर r हाँ नहीं वो सर के का के का tan थीटा आएगा कि बच्चा r का cot थीटा आएगा? नहीं सर r का कॉट थीटा, के का कॉट थीटा, r का tan थीटा, क्योंकि के r का ये है ना रेसिप्रोकल। जस्ट अ सेकंड बच्चा देखो, अभी ये के भूल जाओ, आप के भूल जाओ। तो इधर ग्राफ का स्लोप क्या होगा वो बताओ बच्चा। y अपॉन x होता है, y एक्सिस में करंट है,
एक्स एक्सिस में वोल्टेज है तो आई अपॉन वी होता है ना। तो अभी देखो आपके पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, आई अपॉन वी लिखा है ना, Yes, sir. आई अपॉन वी लिखा है ना बच्चा, आई अपॉन वी tan थीटा है, दैट विल बी के होगा। अभी मैंने बोला कि आर क्या होगा, तो आप 1 अपॉन के लिखेंगे, तो 1 अपॉन के तो 1 अपॉन एम होगा, राइट। 1 अपॉन एम हो तो ये भी उल्टा होगा, वी अपॉन आई होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होगा, जो cot थीटा होगा, जो बराबर है आप जो बोल रहे हो, राइट। तो आप खाली उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि इधर रेसिस्टेंस cot थीटा होगा, के tan थीटा होगा, बट इधर क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर होगा, तो 1 अपॉन एम होगा, ऑब्वियसली आई अपॉन वी होगा उल्टा किया तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू cot थीटा होगा। बच्चा समझ में आ रहा है आपको? Yes. बच्चा ये tan थीटा इधर आ रहा है बट cot थीटा के है, बट इधर tan थीटा के है, इधर cot थीटा आर है, बिकॉज आपने ग्राफ को उल्टा कर दिया है। इज इट ओके बच्चा, इज इट ओके? Yes, sir. Fine, so you can complete this.
बच्चा फिनिश? No, sir. ओके, I think it is done, right? Yes, sir. Okay. ठीक है बच्चा, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया, सपोज you got a graph or voltage against current for a given conductor. So the graph is somewhat like this. Okay, this is going to be the graph, and this angle they have given it as 30 degree. Now the question is to find resistance of the conductor. So tell me, what will be the resistance? Bachcha, did you get the question? बच्चा क्वेश्चन समझ में आया? तो फटाफट बताओ क्या होगा उसका रेसिस्टेंस। तो मेरे को कोई बता सकता है क्या रहेगा रेसिस्टेंस? इजी है बच्चा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला देखो ग्राफ कौन सा है, V अगेंस्ट I है या I अगेंस्ट V है, तो उसका हिसाब से देखना है। नो आइडिया? ओके फाइन, देखो बच्चा, सो V अगेंस्ट I है, तो ऑब्वियसली स्लोप जो है, स्लोप एक ग्राफ, आपको y अपॉन x तो पता ही है ना, तो ऑब्वियसली y एक्सिस में वोल्टेज है तो V लिखो, x एक्सिस में I है तो I लिखो, तो V अपॉन I तो आपको पता ही है कि R होता है। सो बेसिकली R इज इक्वल टू tan थीटा होता है, बट थीटा जो है ये नहीं है, तो थीटा ये है, राइट, क्योंकि V और I बच्चा x एक्सिस y एक्सिस टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये तो 60 डिग्री होगा ना, तो R का, हाँ बोलो बच्चा, आवाज नहीं आ रहा है आपका, कट हो रहा है।
सर √3 हाँ बच्चा, tan 60। ऑब्वियसली tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चा? √3 होता है। दैट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ये सर मुझे डाउट था, फिर ये होगा कि हाँ मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा ट्विस्टिंग कर दिया मैंने, ये एंगल नहीं दिया, ये दे दिया ताकि थोड़ा बहुत सोचे आप। इज इट क्लियर ये नाउ? सर मुझे √3 लगा था, लेकिन मुझे लगा √3 ऐसा कुछ आंसर नहीं होगा शायद। होगा ना बच्चा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्या मालूम है, देखो tan 0 तो 0 है, tan 45 1 है, tan 90 है ना बच्चा, 90 वो इंफिनिटी होता है, राइट? तो ये सर मुझे मतलब √2 का जैसे लगा। हाँ 45 और 90 का बीच में उसका रेंज देखो तुम, अनबिलीवेबल रेंज है उसका, 1 to infinity, राइट? यस सर। Fine then, fine. So we will stop now. So we'll continue next time with the, we'll discuss resistivity, conductivity, then ohmic